Good morning, dear students. This is Arpit Gupta, your Business Studies faculty, on behalf of Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today, we are going to start the second part of our sixth chapter, that is staffing. Dear students, in the previous video, we have covered the following topics, that is staffing and its importance, human resource management, staffing process, recruitment, merits and limitations of the recruitment. Now, in this part, we will cover the following topics, that is external sources of recruitment, methods of external sources of recruitment, merits and limitations of external sources of recruitment, selection and its process, and at the last, training and its methods. So students, in our previous video, we have studied the internal sources of recruitment. उस पर्टिकुलर पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही हैं और उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है किस तरीके से, उनके प्रमोशंस और वन डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। तो उसका फ़ायदा क्या था? उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये था कि हमें जो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लग रही थी किस चीज़ के लिए, नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करनी पड़ती थी, जैसे कि हमें एक्स्ट्रा सैलरीज पे करनी पड़ रही थी, हमें एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश करने पड़ रहे थे। अगर हम इंटरनल सोर्स में वो काम कर रहे हैं तो वो सारे खर्चों से क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बच रही है। लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या बेनिफिट होता है कि एक्सटर्नल सोर्सेज में ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। होगा क्या, जो नया एम्प्लॉय आएगा वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगा क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशन में खुद को अभी प्रूव करना है, उसको अपनी एक्टिविटीज़ से ये प्रूव करना है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके, तो एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या किया जाता है, द कैंडिडेट्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल द वैकेंसीज। जो भी जॉब पोस्ट आएंगी हम बाहर से इंटरव्यूज कराएंगे और उसके अकॉर्डिंग जॉब्स को क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा। So, there are various sources of external recruitment. The first one is the direct recruitment. In this process, company posts the vacancies on their notice boards and the public read that notice board and apply for the vacancies. जो भी जॉब पोस्ट होंगी उसके लिए एक नोटिस हमारे बोर्ड पे लगा दिया जाएगा। अगर आपके पास उतनी कैपेबिलिटी है, उतनी एफिशिएंसी है, अगर आप उस जॉब को इजीली परफॉर्म कर सकते हो तो आप फाइनली क्या करेंगे, उस जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे। और ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड है तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको रिक्रूट कर लेगी। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कोई भी इंटरव्यूज नहीं लिए जाते, एक जनरल नॉमिनल इंट्रोडक्शन होता है और डायरेक्टली आपको जॉब ऑफर कर दी जाती है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज कैजुअल कॉलर्स। इन दिस the organizations keep the application in advance, unsolicited applications, that is the application is not required in the present phase but it is required for the future needs of the organization. जब हमें ज़रूरत होगी हमारे पास एक डेटाबेस होगा और उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वैकेंसी आएंगी या रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन को जॉब ऑफर कर दी जाएंगी। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जिस टाइम ऑर्गेनाइजेशन को नीड है उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी, उनको उस टाइम प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा और जो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बेयर कर चुकी है उसका बेनिफिट उनको प्रेजेंट फेज में मिल जाएगा। नाउ एडवर्टीजमेंट, दीज टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आर गिवन इन द न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स। क्या होता है, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे और एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर जो भी कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय होगा या पर्सन होगा वो डायरेक्टली कंपनी में अप्लाई कर सकता है। अगर प्रेजेंट फेज की बात की जाए तो देयर आर वेरियस टेक्निक्स फॉर डूइंग द एडवर्टीजमेंट्स और अप्लाइंग फॉर द जॉब। इट मे बी थ्रू द इंटरनेट, it may be through the newspaper, it may be through the televisions. So the advertisements is the media generally used when a wider choices required, means we required more number of employees for applying the job. मीन्स क्या है, हमारे पास कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ, उस जॉब के लिए अप्लाई करें और उसमें से हम फाइनली क्या करें, उनको रिक्रूट करें सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। नाउ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, these
are the organizations which are generally governed by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट करती क्या है, एक डेटाबेस प्रिपेयर करती है. उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जो भी एम्प्लॉय हमें ज़रूरत है, जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं. ये जो एजेंसीज हैं जनरली बहुत मिनिमम प्रॉफिट के लिए काम करती हैं और बेसिकली बोला जाए तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी काम करती हैं, क्योंकि इनका सारा रेगुलेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है. तो इसमें जनरली कोई भी फ्रॉड या फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशंस विच आर जनरली गवर्न्ड और रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. The source of recruitments are for the unskilled and skilled employees. Means ऐसे employees जो educated हैं उन लोगों के लिए भी, और ऐसे employees जो educated नहीं है, जो basically हमारे road side workers होते हैं, उनका भी क्या होता है, database prepared होता है. तो organization को जिसके according requirement होती है वो directly यहाँ से employees को recruit कर सकते हैं. Okay? Next is placement agencies and management consultants. In technical and professional areas, private agencies and professional bodies appear to be doing substantive work. Now, if we required employee having a potential working experience or having specialized knowledge, तो उस केस में क्या होगा, एक एजेंसीज फॉर्म की जाएगी. ये बेसिकली जॉइंट वेंचर की तरह वर्क करते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के. उस केस में होगा क्या कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एक डेटा प्रिपेयर करेंगे और वो जो डेटा होगा वो फाइनली कंपनीज को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. लेकिन इसमें अनस्किल्ड और स्किल्ड वाला कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता. जनरली जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जनरली फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर ब्रिंगिंग न्यू इनोवेशंस, इस तरीके की अगर कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये पर्टिकुलर कंसल्टेंट मैनेजमेंट्स अप्रूव या असाइन किए जाते हैं. ओके. नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट. As we are all equipped with this term campus recruitment, generally if you are going for the management side, the colleges are also providing the jobs to the candidates. क्या होता है, कंपनीज आती हैं कॉलेजेस के अंदर, आपको रिक्रूट करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. अब उसमें क्या होता है, आपकी कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है आपके एजुकेशन लाइफ में, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं अपनी लाइफ में, उसके बेसिस पे आपको क्या किया जाता है, जॉब ऑफर कर दी जाती है. ठीक है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कैंपस रिक्रूटमेंट में हर एम्प्लॉय को जॉब ऑफर किया जाए, लेकिन कंपनी अपने रिक्वायरमेंट्स, जैसी जैसी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट फिट बैठता है उसी को क्या किया जाता है, जॉब ऑफर किया जाता है. जनरली जब आप अपने एग्जामिनेशन फेज में होते हैं उसी टाइम कंपनीज आपका इंटरव्यूज़ ले लेती है और जॉब फाइनलाइज हो जाती है. लेकिन जैसे ही आपका स्टडी लाइफ कंप्लीट हुई, आप डायरेक्टली जाकर कंपनी में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. ओके. तो दिस whole process is known as campus recruitment. Now, recommendation from the employees. It is a very common and a familiar method of recruiting the employees. होगा क्या, जो हमारी कंपनीज में ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं अपने ही किसी नोन पर्सन को कंपनी में वर्क करने के लिए. तो जो कॉस्ट कंपनी की लगने वाली थी किस चीज़ के लिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है. Company is also preferring this method because they get the employees in a very short span of time. बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर हमें जितने भी एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो वैकेंसीज क्या हो जाती हैं, फिल हो जाती हैं. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जनरली द वर्क विच आर इन द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन, विच आर इन द नेचर ऑफ हाउस कीपिंग, these types of works are performed by the laborers and for that the labor contractors are employed. Company generally do contact with the contractors and contractors provide the employees according to the requirement of the company. अब होगा क्या कि अगर शॉर्टेज होती है एम्प्लॉयज़ की तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, कॉन्ट्रैक्टर. क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने एक बार आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अब जितनी भी लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, आपको कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करवाएगा. तो जो आपकी हैक्टिक थी किस चीज़ के लिए कि अगर फ्यूचर में जाकर एम्प्लॉयज़ कम पड़ गए तो वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है, कॉन्ट्रैक्टर लेने वाला है. नाउ एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in the previous slides that this is the most innovative way for finding the employees. The advertisements are given on the televisions and the prospective candidate can see the advertisement and apply for the job.
here the description for the job is given, and if you are having the capability according to that description, you can apply for that company. In advertisement, the basic history of the company is also described. तो क्या होगा कि जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट आती है उस एडवर्टीजमेंट के अंदर कंपनी का डिस्क्रिप्शन भी होगा, जो कंपनी है उसका क्या फ्यूचर है, क्या वो प्रॉस्पेक्ट्स रखते हैं फ्यूचर में, क्या उनकी हिस्ट्री रही है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉय क्या कर सकता है, कंपनी में ज्वाइन कर सकता है या फिर अप्लाई कर सकता है. अगर बात की जाए तो बहुत सारी कंपनीज हमारे सामने हैं, जैसे टिस्को, टाटा स्टील कंपनी, रिलायंस, एयरटेल, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अपना एडवर्टीजमेंट टीवी या मास मीडिया के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दें. नाउ वेब पब्लिशिंग, देयर आर वेरियस वेबसाइट्स दैट आर वर्किंग फॉर प्रोवाइडिंग द जॉब्स टू द एम्प्लॉयज. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव हर्ड अबाउट naukri.com, monsterjob.com. These are various websites which are providing jobs to the prospective employees. Now, अब होगा क्या, यहाँ पे जो वेबसाइट्स हैं ये एक मीडिएटर की तरह काम करती हैं, किसके बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में. अगर आपको कोई भी एम्प्लॉयज़ ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट उन वेबसाइट्स पे पब्लिश कर सकते हैं, और जो एम्प्लॉय होगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अपनी जॉब के लिए वहाँ पर अप्लाई कर सकता है. These companies generally charge minimum commissions from both employer and employee. तो बेनिफिट क्या हुआ कि जो हमें रिसर्च करनी पड़ रही थी एम्प्लॉयज़ के लिए वो अब हमें नहीं करनी पड़ेगी, और बहुत ही मिनिमम एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट नाउ, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज? As we have discussed the limitations of the internal source, that will be the merits of external source. First one is the qualified personals. By external source, we can easily identify the qualified personals because the new blood is entering in the organization and the employee is having new innovative ideas for performing the duties or the task assigned to him. Second one is wider choice. The management has a wider choice in selecting the people for the employment. Now the employee is coming from outside the organization, so we get a wider choice for their selection. अब हमारे पास एम्प्लॉयज़ तो हैं, लेकिन कौन उनमें से सबसे बेस्ट है, कौन हमारे काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, उसी को फाइनली क्या किया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा. फ्रेश टैलेंट, as we know the employees are coming or joining outside the organization, so the fresh talent is entering into the organization. अब होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस और सिचुएशंस मैनेजमेंट करने के या काम करने के तरीक़ों को भी क्या किया गया, चेंज किया गया. पहले की अगर बात की जाए तो सारे काम हाथों से किए जाते थे, हैंडमेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या हुआ, अब सारी चीज़ें किससे होने लग गई, मशीन से होने लग गई. तो जो हो सकता है हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ हों उनको वो मशीन ऑपरेट करना ही नहीं आता हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो उन मशीन्स को ऑपरेट करने में क्या होंगे, सफिशिएंट कैपेबल होंगे. Competitive spirit. If the company taps external sources, the staff will have the competence with the outsiders. Now what happens students, अगर हमने कोई भी नए एम्प्लॉयज़ को रखा तो क्या होगा, वो अपने काम को परफॉर्म करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या करेंगे, कंपटीशन में आएंगे कि नहीं अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी काम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसी बेसिस पे क्या होगा, हमारा प्रमोशन डिसाइड होगा. तो अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में जनरली होता क्या है, जो एम्प्लॉयज़ अच्छी तरह काम परफॉर्म कर रहे हैं, जो आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन लोगों को तो क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस में प्रमोशंस दिए जाते हैं. लेकिन जो एम्प्लॉय है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं कर रहा, कंपनी के मोटिव के लिए काम नहीं कर रहा, तो उनको धीरे धीरे क्या करते हैं, कंपनी एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज? Dissatisfaction among the existing employees. Now this is very common thing which happens in the organizations. What happen, the existing employees get dissatisfied that their chances of getting the promotion is minimized. Now what happens, अगर पुराने employees ही होते, हम नए एम्प्लॉयज़ को एंटर नहीं करते, तो उस सिचुएशन में क्या होता, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रमोशन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते, राइट. लेकिन जब हमने नए बंदे को रखा, कोई नया पर्सन एंटर हुआ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अब जो चांसेस थे मेरे, हालांकि अभी भी चांसेस हैं कि मेरे को प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन जो चांसेस हैं वो क्या हो गए, नए पर्सन के एंटर होने से कम हो गए. कॉस्टली प्रोसेस, as we have already discussed,
in external sources we have to develop different departments for taking the interviews, for taking the assessment of the individuals. There are various tests which an individual has to go through for doing the selection. तो उस केस में क्या होगा, जितने भी लोग वो सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों की कॉस्ट कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉयज सही है, हर किसी एम्प्लॉय को चांसेस नहीं दे सकते, लेकिन जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनका कुछ एक क्राइटेरिया है कंपनी का सिलेक्शन का, जैसे उनको रिटर्न टेस्ट पास करना है, उनको इंटरव्यूज पास करने हैं, तो उस सारे प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे जो उनका फाइनल क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे. सेकेंड इज द लेंथी प्रोसेस. एज वी हैव डिस्कस देयर आर वेरियस स्टेप्स फॉर सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज. उस सिचुएशन में क्या होगा कि सारे जब तक टेस्ट क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक हम एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रख पाएंगे. तो ये सारा जो प्रोसेस होगा उसमें कंपनी का बहुत सारा टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. और जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय रखने का, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा जब तक हम प्रोस्पेक्टिव और करेक्ट कैंडिडेट को फाइंड आउट नहीं कर पाते. नाउ आफ्टर डूइंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, here comes the selection. Now here we choose the right candidate after doing all the process. अब इस केस के अंदर क्या होगा, जो एम्प्लॉय हमें लगता है कि नहीं ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकता है, उसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे. तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड द मोस्ट सुटेबल पर्सन फ्रॉम द करंट पोजिशन और फ्रॉम द फ्यूचर पोजिशन. तो सिलेक्शन प्रोसेस में हुआ क्या कि जो भी ऐसा बंदा है जो हमें लगता है कि नहीं अगर हम इसको टास्क देंगे तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, उसी को उस टास्क के लिए क्या कर लिया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है. नाउ दैट एम्प्लॉय कैन बी फ्रॉम द इंटरनल सोर्स और फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स. दोनों एम्प्लॉयज़ को चांसेस दिए जाते हैं, उसमें से जो बेस्ट लगता है उसी को क्या किया जाता है, फाइनली टास्क असाइन कर दिए जाते हैं. Towards this purpose, the candidates are required to take series of employment tests and the interviews. इसके लिए क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ जो होंगे उनको बहुत सारे रिटर्न इंटरव्यूज पास आउट करने होंगे और साथ के साथ उनको क्या करना होगा, कुछ टेस्ट हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रेस्क्राइब कर रखे होंगे वो भी क्लियर आउट करने पड़ेंगे. नाउ एज पर द ऑर्गेनाइजेशन देयर आर वेरियस प्रोसेस विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द सिलेक्शन. फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, second one is selection test, third one is employment interviews, reference check, selection decisions, medical examinations, job offers and contract of employment. These are the 8 processes which has been described in the organization for selecting the prospective employees. Let's discuss in detail. In preliminary screening, after application has been received, they are properly checked as regarded as qualifications etc. by screening committee. A list of candidates to be called for the employment test made and unsuitable candidates are rejected altogether. Now in preliminary screenings, the details you have provided in your resumes is checked thoroughly by the screening committee. Your documents are verified and ultimately it is passed over to the next process. अब अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय है जिसके पास वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है ही नहीं जो हमें रिक्वायर्ड है, तो हम क्या कर देंगे, इसी स्टेज में उस एम्प्लॉय को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और जो एम्प्लॉयज हमने सेलेक्ट करें उनको फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मूव ऑन कर दिया जाएगा. सेकेंड इज सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट इंक्लूड्स 2 processes, that is psychological test and the employment test. Generally psychological test includes the overall behavior of an employee. कि अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को काम देते हैं तो उसके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उस काम को मिलने के बाद, क्या वो अपने टास्क को इजीली एक्सेप्ट करता है, हैप्पीली एक्सेप्ट करता है, या फिर वो उस टास्क को इजीली नहीं लेता है. तो ओवरऑल एम्प्लॉय का क्या रिएक्शन आता है उसको क्या किया जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट फॉर जजिंग द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब. इज the employee is suitable, is the employee is having sufficient knowledge of performing the task or not. So इन दोनों प्रोसेस में सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपने एम्प्लॉय को फाइंड आउट किया कि कौन सा एम्प्लॉय हमारे काम करने के लिए कैपेबल है, उसके पास वो क्वालिफिकेशन है या फिर नहीं है. उसके बाद जो टास्क हम दे रहे हैं वो टास्क उसको अच्छे से ले रहा है, फ्रीली ले रहा है, या फिर एज अ बर्डन वो उस काम को ले रहा है.
तो इन दोनों प्रोसेस में क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा कि एम्प्लॉय को आगे के स्टेप के लिए भेजा जाएगा या फिर इसी प्रोसेस के साथ उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। नाउ the employees or the head of the departments of the organization takes the interview of the prospective employee। अब इस केस में होगा क्या कि वो जो एम्प्लॉय, नया एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, उसका क्या किया जाएगा, उसका इंटरव्यू लिया जाएगा और उस एम्प्लॉय से सारी इंफॉर्मेशन ली जाएगी। बेसिकली उसकी क्वालिफिकेशंस कहाँ से उसने ली है, क्या क्या वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो इस स्टेज में आइडेंटिफाई किया जाएगा। Next is reference check. As we all know, in our resume we have to give 2 references, and with the help of these references we have to check the background of an individual। अब इस रेफरेंस में क्या किया जाएगा, या तो हम पर्सनल डिटेल्स देंगे किसी भी 2 इंडिविजुअल्स की जो मे बी हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन हो सकता है जहाँ पे प्रीवियसली हमने काम किया। तो अब क्या किया जाएगा, जो नई कंपनी है, नया एम्प्लॉयर है, हमारा रेफरेंस चेक करेगा कि हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, हमने कोई फ्रॉड तो नहीं किया था पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वजह से हमें निकाल दिया गया हो। तो ये सारी चीज़ें क्या की जाएंगी, रेफरेंस चेक के अंदर कवर अप की जाएंगी। नाउ सिलेक्शन डिसीजंस। नाउ ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड ऑल द एग्जामिनेशंस एंड टेस्ट ऑन द प्रीवियस स्टेजेस आर नाउ फाइनली सेलेक्टेड। Interviews and reference checks is prepared and then selected candidates are listed in the orders. Now company will prepare a list according to the prospective candidates which has received by them। अब उस केस में क्या किया जाएगा, लिस्ट बनाई जाएगी, जो सबसे ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉय है, सबसे ज़्यादा इक्विप्ड नॉलेज वाला बंदा है, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाएगा और उसके हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। तो कंपनी क्या करती है, इस स्टेज पे एक डेटाबेस प्रिपेयर करती है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आएगा तो किसको तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी और किसको लास्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। नाउ अल्टीमेटली द नेक्स्ट स्टेप इज मेडिकल एग्जामिनेशन। एक्चुअली स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट विच इज पोजेस्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब होगा क्या, हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज़ हो जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, कुछ डिजीज़ हो जिसकी वजह से वो हमारे एनवायरनमेंट में काम ना कर पाएँ, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करवाती है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाती है। मेडिकल एग्जामिनेशन से ये पता चलता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो ज्वाइन करेगा उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके साथ कोई डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक बार उसको जॉब दे दी और अल्टीमेटली उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो इस स्टेज पे पता पड़ जाता है कि अगर एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको जॉब पे नहीं रखा जाएगा या फिर उसको वो वाला टास्क असाइन नहीं किया जाएगा। ओके, जॉब ऑफर। नाउ अल्टीमेटली आफ्टर टेकिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन द जॉब इज ऑफर्ड टू एन एम्प्लॉय। The candidate gets the appointment letter from an organization and finally he gets the contract of employment. Now contract of employment can be different according to the organization. क्या होता है, कुछ organizations 1 year का contract करवाती हैं, कुछ organizations 3 years का contract करवाती हैं, तो वो depend करता है organization to organization. And ultimately after getting the contract of employment, your job is fixed in the particular organization. So students, these are the 8 processes which are included in the process of selection. Now, important tests that are used for the selections. Now, individual has to pass through various types of tests. That is, first is intelligence test. Here, it is an indicator of person's learning ability or the ability to make the decisions. Now, how frequently and how fastly, how promptly an individual can take the decision according to the situation. इस सिचुएशन में उसकी इंटेलिजेंस चेक की जाएगी कि अगर हम इसको टास्क देते हैं तो कितना अच्छी तरीके से और कितना फास्टली उस काम को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट. इट मेजर्स द इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग ऑफ न्यू स्किल्स. नाउ एज वी नो, इन द ऑर्गेनाइजेशंस वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स आर प्रोवाइडेड. विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज गेटिंग द न्यू आइडियाज फॉर परफॉर्मिंग द टास्क. अब जो टास्क उसको दे दिया वो कितनी जल्दी उसको सीख रहा है, वही चीज़ किस में इंक्लूड की जाएगी, एप्टीट्यूड टेस्ट में इंक्लूड की जाएगी. अगर क्या होता है, एम्प्लॉयज़ कुछ तो बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर होते हैं, एक बार हमने उनको बताया उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं कि उनको इतना इजीली वो चीज़ ग्रैप्स नहीं होती, तो उनको क्या करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स करानी पड़ती है ताकि उस टास्क को वो क्या कर पाएँ, समझ पाएँ.
third one is personality test. Personality test provides clues of person's emotions, her reactions, maturity and value of system. In personality test, generally the maturity of the individuals are identified. How maturely he is doing his activities. Trait test, these tests measures the existing skills of an individuals. Now it includes the working experience of employee. जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उसने प्रीवियसली काम किया होगा उसका वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे देखा जाएगा. क्या वो टास्क से फैमिलियर है या फिर हमें उसे स्टार्टिंग से सब कुछ समझाना पड़ेगा. द लास्ट वन इज द इंटरेस्ट टेस्ट. इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज्ड टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन. देखिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई बार बहुत सारे टास्क हमें असाइन किए जाते हैं. कुछ काम को तो हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से परफॉर्म करते हैं. क्यों? क्योंकि वो काम हमें पहले से आता होता है या फिर उस काम को करने में हमें मज़ा आता है. लेकिन कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसे हमें करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, मे बी वो टास्क बहुत ज़्यादा बल्कि हैं. तो इस केस में ये देखा जाएगा कि अगर हमने किसी इंडिविजुअल को टास्क दिया तो वो क्या उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है या फिर नहीं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. जनरली ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल. जो काम वो कर रहा है उसको और कैसे बेटर तरीके से किया जा सकता है ताकि जो रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए. सो इन ट्रेनिंग इज अ एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल ऑफ द एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली. द टास्क विच इज असाइन्ड टू एन इंडिविजुअल, हाउ ही कैन परफॉर्म दैट टास्क इन अ बेटर वे और इन एन इनोवेटिव वे. Now, there are various benefits for providing the training to an employee and to the firm. First, we will talk about the firm. It avoids the wastage of time, efforts and money involved in hit and trial methods. Now, अब होता क्या है कि अगर मान के चलिए हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की और डायरेक्टली एम्प्लॉय को काम करने को दे दिया तो क्या होगा, मे बी चांसेस हैं वो काम अच्छे से परफॉर्म हो जाए या फिर वो काम अच्छे से परफॉर्म ना हो पाए. लेकिन हमने तो हिट एंड ट्रायल कर लिया, लेकिन जो रिसोर्सेज वेस्ट हुई वो क्या, वो तो कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. तो बेटर है हम उसको पहले अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद उसको क्या करें, टास्क असाइन करें. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, देयरबाय लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स. नाउ व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, इफ टास्क हैज बीन असाइन्ड, द ट्रेनिंग हैज बीन प्रोवाइडेड, द आउटपुट विच नाउ जनरेट्स इज ऑफ बेटर क्वालिटी एंड अल्टीमेटली ऑफ ह्यूज quantity. So the profit of the organization will ultimately increased. तो होगा क्या कि जब प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि इस स्टेज तक हम रिसोर्सेज का फुलर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर चुके हैं, तो क्या होगा कि जो प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. Increase employee morale which decreases the absenteeism and turnover. देखिए, if the employees are satisfied with his job, if he is gaining the motivation from the superiors, then he will perform his work very effectively, very efficiently, and the chances of leaving the job is almost nil or decreasing. Now let us talk about the benefits to the employees. Improved skills and knowledge gives better career opportunities. Now what happens students, if you are gaining new terminologies, new technologies, new innovative ways of doing the work, then the opportunity of getting higher salaries, opportunity of getting promotions is increased. Better performance is higher earnings. As we have already talked, if we are performing in the organization very well, if you are taking our steps in a very nice manner, then the chances of promotion is increasing day by day. क्योंकि जो बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके कंपैरेटिव में हम कंपनी को कुछ अच्छा करके दे रहे हैं, तो कंपनी की भी ड्यूटी बनती है हमें क्या दे, प्रमोशंस दे, हमारी सैलरीज में इंक्रीमेंट करे और हमें क्या करे, हमारा मोरल बूस्टअप करे. इंक्रीज सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़. एज वी हैव ऑलरेडी टॉक कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा मोरल के साथ, ज़्यादा अपनी पोटेंशियल के साथ अपने काम को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा. नाउ देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज ऑन द जॉब मेथड्स एंड ऑफ द जॉब. अब पहले समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है. ऑन द जॉब मतलब जिस टाइम आप कंपनी में आएंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, काम करते करते आपको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी.
तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आप काम कर रहे हैं तो आप अपना एग्जिस्टिंग काम को तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ क्या किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप और भी बेटर तरीके से उस काम को क्या कर सके, परफॉर्म कर पाए। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स. फर्स्ट वन इज द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. In this particular step, the employee gets the training along with his working experience. अब होगा क्या कि जब एम्प्लॉय काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके साथ ही उसको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी. तो क्या होगा कि एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा कि जब वो कोई चीज़ सीख रहा है उसके साथ साथ उनकी इनकम आना भी स्टार्ट हो जाएगी. क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमारा फर्स्ट फेज ट्रेनिंग फेज होता है. तो उस ट्रेनिंग फेज के अंदर क्या किया जाता है, हमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है. दूसरा, एम्प्लॉयर जो है वो ये चीज़ भी चेक करता है कि एम्प्लॉय हमारे काम का है या फिर नहीं. तो उस केस में क्या किया जाता है, आपका एनालिसिस होता है, जितने भी आपके सुपीरियर्स हैं आपको एनालाइज करते हैं, आपके वर्किंग प्रोसेस को स्टडी किया जाता है, आप काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे उसको देखा जाता है, और साथ के साथ आपको कुछ स्मॉलर अमाउंट ऑफ पेमेंट भी दिया जाता है. तो बेनिफिट दोनों का हुआ, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉय का भी. कैसे, एम्प्लॉय को उसकी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है इसी फेज के अंदर, और एम्प्लॉयर को क्या है कि जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय होने वाला है फ्यूचर में हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा इसी स्टेज पे हमें पता चल जाएगा. नेक्स्ट वन इज कोचिंग. In this method, the superior guides and instruct the trainee as a coach. The coach set the goals, suggest how to achieve these. Generally, student, this process is adopted by the superiors on their own level. अब इस स्टेज के अंदर क्या होगा, जो आपका अल्टीमेट सुपीरियर होगा वो आपको एक टास्क देगा, उस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है वो भी आपको बताएगा, और उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे वो भी चीज़ एनालाइज की जाएगी. सो all the process are under the supervision of the superior. He takes the actions to perform the task. He will guide you on each and every step of your process. Third one is internship training. Under this method, an educational institute enters into the agreement with the industrial enterprise. Now what happened, as we have studied the campus recruitment, it is very similar to that. Generally what happens, the organization makes contract with the educational institutes or the big institutes which are providing management classes or services. The employees are recruited from the campus itself and jobs are provided or training phase are provided at that stage only. तो इसका बेनिफिट क्या होगा, आप थियोरेटिकल नॉलेज तो ले रहे हैं, साथ के साथ आपको क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज. जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होंगे तब आपको एक्चुअल में काम किस तरीके से परफॉर्म करना होगा, क्या एक्शंस आपको लेने होंगे, वो आप साथ के साथ इजीली लर्न कर सकते हैं. तो इस स्टेज पे आपकी दोनों नॉलेज इंक्रीज होगी. पहली तो क्या, थ्योरेटिकल नॉलेज, और सेकंड आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज. जॉब रोटेशन. एज वी हैव सीन अ वेरी गुड एग्जांपल इन द बैंक्स. बैंक्स में होता क्या है कि एक ही पर्सन है, वो आपको कैश काउंटर पे भी मिलता है, वही पर्सन आपको इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में भी मिल जाता है कुछ टाइम बाद. तो ऐसा करते क्यों है? जनरली द मेन पर्पज इज टू गिव द नॉलेज टू अ सिंगल इंडिविजुअल ऑफ होल प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारे पास जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनके पास सारी नॉलेज होगी कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कैसे की जाती हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है. तो ओवरऑल कॉस्ट क्या लग रही है, बेनिफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या आ रहा है, कंपनी किस किस टाइप का बिजनेस कर रही है, कितने कस्टमर्स हैं, कैसे उनके साथ डील किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें किसके पास आ जाती है, एम्प्लॉय के पास नॉलेज गेन हो जाती है. और जब अल्टीमेटली वो अपने जॉब की तरफ जाएगा तो उसके वो इतना कैपेबल हो चुका होगा कि वो अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा. नाउ द सेकेंड मेथड इज ऑफ द जॉब मेथड्स. फर्स्ट वन इज द क्लासरूम लेक्चर्स. These are basically the theoretical knowledge which are provided in the institutes or the organizations. The lectures or the conference approach as well as adopted for conveying the specific information, rules, procedures and methods. Generally इस स्टेज के अंदर क्या होता है, theoretical knowledge दी जाती है. Means इस स्टेज पे आप अपनी बुकिश नॉलेज इंक्रीज करते हैं. देखिए क्या होता है, बेसिकली अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए डायरेक्टली, जब तक आप उस टर्म से फैमिलियर ही नहीं होंगे तब तक आप काम परफॉर्म नहीं कर सकते. तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है कि सबसे पहले आपको दी जाए थियोरेटिकल नॉलेज. तो जनरली इन द फॉर्म ऑफ क्लासरूम लेक्चर जो थियोरेटिकल नॉलेज आर प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय और द प्रोस्पेक्टिव इंडिविजुअल. फिल्म्स. In this process generally a short clips are prepared
In that clip, the overall process of the organizations are introduced. तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जो भी क्लिप्स हमने बनाई उसमें ऑर्गेनाइजेशन के पूरे प्रोसेस को बताया जाएगा. एम्प्लॉय उस क्लिप को स्टडी करेगा और अल्टीमेटली नॉलेज गेन कर सकते हैं. केस स्टडीज. एज वी नो, केस स्टडी इज अ जनरल सिचुएशन और सीन क्रिएटेड आर्टिफिशियली. अब इसमें क्या होगा, कोई भी एक सिचुएशन ले ली जाएगी, उस सिचुएशन को आप कितनी बेटर तरीके से डील कर सकते हो पहले तो आपको वो चीज़ समझाई जाएगी, फिर अल्टीमेटली आपको भी एक टास्क दिया जाएगा, उस टास्क को आप कैसे हैंडल करेंगे वो चीज़ यहाँ पे आपको नॉलेज गेन की जाती है. तो केस स्टडी के अंदर क्या होता है, एक सिचुएशन, एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो यू हैव टू परफॉर्म योर एक्टिविटी. कंप्यूटर मॉडलिंग. जनरली इट simulates the work environment by programming a computer to intimate some of the realities of the jobs and allow. जनरली एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया जाता है कंपनी के थ्रू. इन दैट सॉफ्टवेयर द होल प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अवेलेबल, ओनली अ डमी प्रोसेस इज अवेलेबल. नाउ द एम्प्लॉय हैज़ टू स्टडी दैट सॉफ्टवेयर, एम्प्लॉय हैज़ टू परफॉर्म और हैंडल दैट सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्म द एक्टिविटी. तो जनरली होगा क्या कि जब अल्टीमेटली आपको जॉब ऑफर की जाएगी और आपका जो बॉस है आपको टास्क असाइन करेगा तो आप उन सारी चीज़ों से भी क्या हो चुके होंगे, फैमिलियर हो चुके होंगे. नेक्स्ट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग्स. एक्चुअल वर्किंग एनवायरमेंट्स आर क्रिएटेड इन द क्लासरूम्स. एम्प्लॉयज यूज द सेम मटीरियल्स, फाइल्स एंड इक्विपमेंट्स. Students, as we have seen the surroundings of the office or the organization, the same surroundings are created in the vestibule trainings. In that surroundings, the files are given to you, the cabins are provided to you and you have to perform the job as per the reality situation. तो होगा क्या कि जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है, जैसे डिपार्टमेंट वाइज हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, टास्क के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके दे देते हैं. आपको उसी तरीके से काम परफॉर्म करना है, आपको उसी तरीके से अल्टीमेटली क्या करना है, अपने सुपीरियर्स को इंटीमेट करना है और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उनसे ऑर्डर्स रिसीव करने हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको किसके अंदर करनी है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग्स के अंदर. द नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस. In this information is broken into the meaningful units and these units are arranged in the proper way. So students, in this the task is arranged in a chronological order. Firstly, the simpler tasks are assigned to you and then if you are capable in performing these tasks, then ultimately the more tougher tasks are assigned to you. तो क्या करते हैं, एक स्टेप क्रिएट करते हैं, पहले आपको सिंपल काम दिया जाएगा, अगर आप उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका क्या किया जाएगा, काम के लेवल को इंक्रीज किया जाएगा. क्योंकि जब इनिशियली आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आओगे तो आपको एक टफ टास्क दे देना कोई भी बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि आपके बॉस को भी पता है कि आप सारी चीज़ों से अभी इक्विप नहीं है, आप ऑर्गेनाइजेशन में अभी न्यू एंटर हुए हैं, तो आपको पहले बेसिक टास्क दिए जाएंगे और जैसे जैसे आप चीज़ों से फैमिलियर होंगे आपको टास्क ज़्यादा हायर लेवल पे या हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के टास्क आपको असाइन कर दिए जाएंगे. नाउ एज वी नो अवर पेपर इंक्लूड्स केस स्टडीज ऑल्सो, सो वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ द केस स्टडीज इन दिस चैप्टर. द फर्स्ट वन इज रेस टेक लिमिटेड इज वन ऑफ द टॉप IT कंपनी इन इंडिया. अब एक कंपनी है, एज वी नो लिमिटेड कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी. इट इज हैविंग top IT companies. It is one of the top IT companies. The company does mass recruitment each year from different colleges, offering fresh level of jobs to the final year students. तो अब कंपनी क्या करती है कि प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट करती है, ठीक है, जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है. This helps in recruiting the brightest and the best available talent in the educational institutions. तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं तो कंपनी आपको क्या करती है, कैंपस से ही रिक्रूट कर लेती है. तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट अडॉप्टेड बाय द कंपनी. अब देखिए क्या होता है, कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है आंसर्स आपको केस स्टडी से ही मिल जाता है. अगर आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको वो आंसर कहाँ से मिल जाएगा, केस स्टडी से ही मिल जाएगा. सो स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट द choosing the right candidate from the campus itself is known as campus recruitment. We have studied. So the answer, explain briefly, identify the source of external recruitment adopted by the company.
So it is the campus recruitment. And explain briefly any three advantage of using the external sources of recruitment. Here we have to write any of the three merits of the external recruitment. So let's have a look on the answer. The first one is the campus recruitment. The answer is of the first question is the campus recruitment is the source of external recruitment as adopted by the company. तो जब भी एम्प्लॉय को कैंपस से ही रिक्रूट कर लिया जाता है तो वो किसका पार्ट होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है. और एडवांटेजेस हम कोई से भी तीन इसमें मेंशन कर सकते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज क्वालिफाइड पर्सनल्स, वी गेट द मोस्ट एक्सपीरियंस, द इनोवेटिव आइडियाज वी गेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल सराउंडिंग्स, द एक्सटर्नल एम्प्लॉयज वी आर taking or recruiting. First, the second one is the wider choice. As we know, from the external recruitment process, we get the wider choice of the employees. हमें क्या मिलता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं जो उस काम को करने में कैपेबल तो हैं, लेकिन कौन उसको बेस्ट तरीके से कर सकता है वो हम वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. And third one is the fresh talent. As we know, the employee is coming from the outside, so we are getting the fresh talent in the external recruitment. Now, the second case study is Anushka is doing a course of fashion designing from an institute of an repute. अब एक पर्सन है अनुष्का, वो क्या कर रही है, वो एक कोर्स कर रही है फैशन डिजाइनिंग का. एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स शी हैज़ बीन आस्क्ड टू गो ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स. नाउ ही वाज आस्क्ड बाय द कॉलेज प्रोफेशनल्स टू अटेंड द जॉब ट्रेनिंग्स in an export house for foresight in order to gain an insight about the various practice aspects related to design. Now overall scenario क्या है इस केस स्टडी का, वो ये है कि अनुष्का है, वो एक इंस्टीट्यूट में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग अब उन्हें क्या किया गया कि आप जाइए ऑर्गेनाइजेशन में देखिए कि एक्चुअल में काम किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है. तो इसके बेसिस पे क्या है, एक नंदिता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है फैशन डिजाइनिंग के बेसिस पे, वहाँ पे जाकर क्या करना है, अनुष्का को ट्रेनिंग लेनी. तो क्वेश्चन क्या आया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच अनुष्का हैज़ बीन आस्क्ड टू अंडरटेक. नाउ अब क्या है, क्योंकि अभी भी अनुष्का क्या है अपने कॉलेज स्टडी कंप्लीट नहीं की है और साथ के साथ ही उनको ट्रेनिंग लेने के लिए बोला गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग. दैट मीन्स जब आप अपना काम कर रहे हैं, मतलब आप ऑफिस या फिर अपने कॉलेजेस में स्टडी गेन कर रहे हैं या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं, उसके साथ साथ आपको क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है. तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर क्या किया जाता है, यही टास्क किया जाता है, जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है आपको आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रोवाइड करवा दी जाती है. इंटर्नशिप ट्रेनिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच अनुष्का हैज़ बीन आस्क्ड टू अंडरटेक. It is a joint program of training in which educational institute and business firms cooperate. The learners can carry on with their regular studies for the prescribed period. They also work in the some factory or offices to acquire the practical knowledge. So as we have seen, क्या होगा, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी. तो उससे बेनिफिट क्या होगा, एक साइड तो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रही है और दूसरी साइड क्या कर रहे हैं, उसी थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. So students, now we will mark some internal questions from your books. I have kindly open the page number 164 of your book. Here the first question is, why is the employment interview is conducted in the process of selection? So the answer is on the page number 164 itself. It is the point number 3, that is employment interview, and the answer will be the interview is a formal in-depth conversation conducted to evaluate the applicant's suitability for the job. The role of the interviewer is to seek information and that of the interview is to provide the same. Okay. The next question of your book is from page number 159. The question is, explain briefly casual collars and labor contract as an external source of recruitment. So you will find the answer on page number 159. It is on the point number 2. The first one is the casual collars. Casual collars is, many reputed business organizations keep a database of unsolicited applications in their offices. Such job seekers can be a valuable source of the manpower. This is the answer of the casual collars. And the labor contracts is on the next page, that is on the page number 160. It is on the page point number 8, that is labor contractors. Labor contractors maintain close contacts with the laborers.
and they can provide the required numbers of unskilled workers at the short notice. So these are the internal questions from your NCERT book. With this, we are concluding this chapter. Thank you and have a nice day.